नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली या हायर एजुकेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अब एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। आपको पता है एक एग्जाम जो है जिनका 3 जनवरी को था उनका हो चुका है। अब 6 को है, 7th 8th जो है उनमें पेपर नंबर 1 जो है वो सभी का कॉमन रहने रहने वाला है। तो इस टाइम पे हम सोचते हैं कि हमें बहुत ही अच्छे और ऐसे रिवीजन वाले नोट्स मिल जाएं जिनको हम पढ़ के याद कर सके। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ हैंड रिटन नोट्स, जिनमें हम जो है वो मेन चीजों को ही रीड करेंगे। मतलब कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको ही हम रीड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो 18 शिल्पों, वैदिक साहित्य की विद्या यहाँ पर दी जाती थी। और ये 3000 वर्ष पुराना गंधार राज्य में स्थापित प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है तो वो है तक्षशिला विश्वविद्यालय। वेद, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, कृषि, धनुर्विद्या, राजनीति, युद्ध शास्त्र आदि यहाँ पर सिखाया जाता था। यानी कि इनकी शिक्षा जो है यहाँ पर दी जाती थी। गुप्त खजाने और गुप्त संदेशों की विद्या यहाँ पर दी जाती थी। और तक्षशिला में प्रवेश करने के लिए उसकी आयु थी 16 वर्ष। और यहाँ पर जो महान जो दार्शनिक हैं वो कौन कौन से यहाँ पर जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है वो है चाणक्य, पाणिनि, जीवक और विष्णु शर्मा। यहाँ पर सभी ने अपनी स्नातकोत्तर की जो डिग्री थी वो यहाँ पर पूर्ण की थी। तो इसको 1980 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है कि तक्षशिला को कब यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया था। तो 1980 आपने याद रखना है और ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये है नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये जो है ये वर्तमान बिहार भारत में है, स्थित है, ये बिहार में स्थित है। ये 427 एडी कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये 5वीं शताब्दी ईसा से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक ये स्थापित हुआ था। तो कई बार पूछा जाता है कि नालंदा के का स्थापना की शताब्दी कौन सी है। तो 5वीं शताब्दी आपने इसको याद रखना है। यहाँ पर आर्यभट्ट जो कि गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, कौन, आर्यभट्ट, वो और जुआन जांग जो चीनी यात्री और विद्वान थे, नागार्जुन, इन सभी ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। यहाँ पर बौद्ध धर्म, वेद, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा और खगोल विद्या और ललित कलाओं का जो ज्ञान है वो दिया जाता था। और नेक्स्ट है यहाँ पर नालंदा में धर्मगंज नामक एक विशाल पुस्तकालय था। कौन सा? धर्मगंज। ये जो विशाल पुस्तकालय था इसमें 3 बड़ी इमारतें थी और उन इमारतों के नाम थे रतन सागर, रतन दधी और रतन रंजका। तो ये जो थे, ये तीनों बिल्डिंगें जो थी, ये क्या था? ये था धर्मगंज। और इसमें ये जो 3 बिल्डिंगें थी ये होती थी 9 मंजिली, यानी कि बहुत ही विशाल विशाल इमारतें होती थी। 9 मंजिली इमारतें ये तीनों थी। तो इसको 2016 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया गया था 2016 में। और जो तक्षशिला थी उसको 1980 में, ये आपने याद रख लेना है। और बख्तियार खिलजी नामक जो थे एक मुस्लिम जो थे, उनके द्वारा इसको जला दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा नष्ट जो है वो किया गया था और कैसे नष्ट किया गया था। तो बख्तियार खिलजी का नाम आपने याद रखना है। इस बख्तियार खिलजी द्वारा इसको जलाया गया था, आग मतलब आग द्वारा इसको नष्ट किया गया था। तो ये हो गया नालंदा विश्वविद्यालय। मेन फैक्ट्स ही मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वैसे तो इनके बारे में संपूर्ण रूप से पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस टाइम पे आपको मेन फैक्ट्स ही पता होने चाहिए या आपका एक तरह से रिवीजन ये हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विक्रमशिला की। विक्रमशिला जो है ये मगध में गंगा नदी के तट पर है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मगध में गंगा नदी के किनारे पर ये स्थित है। आगे है कामपाल भिक्षु ने स्थापित की इस जो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसको कामपाल भिक्षु के द्वारा स्थापित किया गया था। मुख्य कक्ष को, विक्रमशिला के मुख्य कक्ष को विद्यागृह कहते हैं।
ये मतलब नालंदा की बहन कही जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये जो विश्वविद्यालय है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसको नालंदा की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 प्रवेश द्वार हैं। विक्रमशिला में 6 प्रवेश द्वार हैं। बौद्ध धर्म के तांत्रिक रूप से यहाँ पर पढ़ाया जाता है। बौद्ध धर्म को तांत्रिक रूप से यहाँ पढ़ाया जाता है। इसे मुस्लिमों द्वारा नष्ट किया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिमों द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं बल्लभी विश्वविद्यालय की। ये भी जो है ये बिहार में स्थित है, भारत में, वर्तमान गुजरात में। ये बिहार यूनिवर्सिटी कही जाती है। नेक्स्ट है ये 6 शताब्दी से 12 शताब्दी तक इसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 6 शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का। तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा जो है हीन ज्ञान की यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे वेद, दर्शन, कानून, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि की जो शिक्षा है वो यहाँ पर बल्लभी विश्वविद्यालय में दी जाती है। तो आगे है बौद्ध और जैन साहित्य और विचार में अपने योगदान के लिए जाना जाता है और पूरे भारत के विद्वानों को ये आकर्षित करती है। कौन सी? बल्लभी विश्वविद्यालय जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन से विश्वविद्यालय जो है वो बिहार यूनिवर्सिटीज हैं और कौन से विश्वविद्यालय जो है वो हिंदू शिक्षा केंद्र माने जाते हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें, एक तरफ मैंने बिहार यूनिवर्सिटीज लिख रखी हैं, दूसरी तरफ हिंदू शिक्षा केंद्र लिख रखे हैं। तो बिहार यूनिवर्सिटीज की पहले बात करते हैं। तक्षशिला जो है वो बिहार यूनिवर्सिटी है। नालंदा, औदंतपुरा, सोमपुरा, विक्रमशिला, सारनाथ, उज्जैन, जगदला, ये जो सभी हैं ये हैं बिहार यूनिवर्सिटीज। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि औदंतपुरा का नाम आ सकता है कि ये किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, क्या ये हिंदू शिक्षा केंद्र है या बिहार यूनिवर्सिटी है? तो औदंतपुरा जो है उसका नाम आपने याद रखना है, ये बिहार यूनिवर्सिटी है। मतलब मैक्सिमम आपने इन सभी को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ये हिंदू शिक्षा केंद्र। हिंदू शिक्षा केंद्र की अगर हम बात करें तो कांचीपुरम जो है वो हिंदू शिक्षा केंद्र है। नवदीप जो है वो हिंदू शिक्षा केंद्र है। बनारस, शारदा पीठ और मिथिला, ये जो है ये पांचों के पांचों हिंदू शिक्षा केंद्र माने जाते हैं। नेक्स्ट है पाणिनि। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। वैसे इनको तो मैंने अच्छे मतलब मिलाकर ही लिखा है। आपको ये जो इस तरफ के ऑप्शन है ये आगे पीछे करके दिए जा सकते हैं, तो इनको मैंने मिला के लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। तो पाणिनि जो थे उनके द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई थी 4वीं शताब्दी में। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना 4वीं शताब्दी में। आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टेयी नामक रचना जो थी वो की गई थी। पतंजलि के द्वारा महाभाष्यम और योग सूत्र की रचना की गई थी। भर्तहरि के द्वारा वाक्यपदीय या त्रिकांडी जिसको हम कहते हैं उसकी रचना भर्तहरि के द्वारा की गई थी। आगे है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य को क्वेश्चन शायद से ये एक PYQ है जो क्वेश्चन पेपर में पहले पूछा जा चुका है कि भास्कराचार्य द्वारा कौन सी पुस्तक जो है या कौन सी रचना जो है वो की गई है। तो भास्कराचार्य द्वारा लीलावती नाम की एक पुस्तक लिखी गई है। लीलावती जो थी भास्कराचार्य की पुत्री थी, उसके नाम पर ही इनके द्वारा ये जो रचना है वो की गई थी। गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है ये भास्कराचार्य द्वारा लिखित जो लीलावती है, ये गणित पर की समस्याओं से संबंधित एक रचना है। नेक्स्ट इसी तरह के एक मिलान और आपके लिए लेके आई हूँ कि एक तरफ मैंने सभी जो मतलब कृतियां हैं या रचनाएं हैं जिनको आप कह सकते हो उनके नाम लिख रखे हैं, दूसरी तरफ लेखकों के नाम मैंने लिख रखे हैं कि किसके द्वारा कौन सी रचना जो है वो लिखी गई है। तो शुरू करते हैं। ये जो कृति है, कृतियों के नाम गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह जो है वो महावीरचार्य के द्वारा लिखा गया है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। भास्कराचार्य का आपको लीलावती तो मैंने बता दिया, एक और पता चल गया, सिद्धांत शिरोमणि जो है वो भी भास्कराचार्य के द्वारा ही लिखा गया है। नेक्स्ट है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है वो सुश्रुत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ब्रह्मसपूत सिद्धांतिका, ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा लिखी गई है। आगे है आर्यभट्टेयी, ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई है। सल्ब सूत्र जो है वो बौधायन के द्वारा लिखी गई है। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। महाभाष्यम और योग सूत्र जो है वो पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। आगे है एक तरफ प्रस्तावक हैं और दूसरी तरफ इनके द्वारा जो पहले की गई हैं उनके नाम मैंने लिख रखे हैं। ये है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा क्या किया गया था? प्राच्य शिक्षा का समर्थन जो है वो किया गया था। प्राच्य शिक्षा का समर्थन लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। आगे है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा नैतिक शिक्षा की पहल की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। आगे है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन आपको पता है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? लॉर्ड कर्जन आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे। लॉर्ड कर्जन जो है उनके द्वारा किस चीज का विभाजन जो है वो किया गया था और कब किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन जो है उनके द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार और नियंत्रण की पहल की गई थी। आगे है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तकनीकी शिक्षा की पहल जो है वो की गई थी।
अब मैं बात करती हूँ कि स्वतंत्रता से पूर्व या ब्रिटिश सरकार साम्राज्य के दौरान शिक्षा का प्रसार जो है वो भारत में कैसे, मतलब कौन कौन सी ऐसे एक्ट या रिपोर्ट्स आई थी जिनके द्वारा शिक्षा का प्रचार या प्रसार जो है वो हुआ था। तो सबसे पहले आया था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है उसकी आपने ईयर याद रख लेना है, ये आया था 1813 में आया था। और उसके बाद मेकाले रिपोर्ट, मेकाले रिपोर्ट का आपको पता है ये है 1835 में। मैकाले के द्वारा जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर ज्यादातर बल दिया गया था कि हमें जो है वो अंग्रेजी शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा भारतीयों में फैलाना होगा। नेक्स्ट आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो ये है 1854 में ये आया था। आगे है हंटर एजुकेशन कमीशन, ये है 1982 और 1983 में आया था ये। आगे है भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट, ये है 1903 से 1904 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट जो है ये आया था 1903 से 1904 में। अब हम ये जो है ये हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि 1947 से पहले पहले कौन से एक्ट और कौन से कमीशन जो है वो स्थापित हुए थे। नेक्स्ट है आगे सैंडलर कमीशन। सैंडलर विश्वविद्यालय कमीशन जो है 1917 से 1919 के बीच में ये आया था। आगे है हार्टोंग कमेटी। हार्टोंग कमेटी जो है वो 1929 में। आगे है वर्धा शिक्षा योजना, यानी कि नई तालीम, इसको महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आई थी 1937 में। आगे है सार्जेंट रिपोर्ट, 1944 में ये आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है आगे आगे मैंने आपके लिए एक चार्ट बना के रखा हुआ है, ये है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके वर्ष। इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी कमीशन और रिपोर्ट्स आई थी। पहले हम विश्वविद्यालयों के स्थापना वर्ष जो है वो पढ़ लेते हैं। हिंदू कॉलेज जो है वो 1817 में ये जो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये जो है हिंदू कॉलेज उसकी स्थापना की गई थी। आगे है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ही ये स्थापित किया गया था। आगे मुंबई विश्वविद्यालय 1857 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय ये भी 1857। उसके बाद है मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में। पंजाब विश्वविद्यालय 1832 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में। SNDT पहली महिला यूनिवर्सिटी 1916 में, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। SNDT पहली महिला यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी? 1916 में। आगे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1916 में। आगे है पटना विश्वविद्यालय 1917 में। आगे है उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में। रंगून विश्वविद्यालय 1920 में। आगे है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में। सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे है लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 में। ढाका विश्वविद्यालय 1921 में। आगे है दिल्ली विश्वविद्यालय 1922 में। आगे है नागपुर विश्वविद्यालय 1923 में। आंध्र विश्वविद्यालय 1926 में। आगरा विश्वविद्यालय 1927 में। उसके बाद है अन्नामलाई विश्वविद्यालय, ये है 1929 में। आगे है केरल विश्वविद्यालय 1937 में। उत्कल विश्वविद्यालय 1943 में। पंजाब विश्वविद्यालय 1947 में और राजपूताना विश्वविद्यालय 1947 में। उसके बाद आगे है क्वेश्चन, लंदन यूनिवर्सिटी की सिफारिश पर कौन से जो है विश्वविद्यालय वो खोले गए थे या एस्टेब्लिश किए गए थे? तो ये थे कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में, मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में, मुंबई विश्वविद्यालय 1857 में। इन तीनों विश्वविद्यालयों का स्थापना वर्ष एक ही है, आपने इसको याद रख लेना है, ये है 1857 में। और किसकी सिफारिश पर ये विश्वविद्यालय जो थे वो ओपन किए गए थे? ये थे लंदन यूनिवर्सिटी की सिफारिश पर ये ओपन किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसे 7 मार्च 1835 को भारत के गवर्नर जनरल वेटिनेक द्वारा जारी किए गए आवश्यक आदेश के माध्यम से आधिकारिक रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू कराने का पूर्ण रूप से श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है थॉमस वेलिंगटन मैकॉले। तो मैकॉले का किसी एग्जाम में पूरा नाम भी पूछा गया था, तो ये आपने याद रख लेना है। मैकॉले जी का पूरा नाम है थॉमस वेलिंगटन मैकॉले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में किस 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 कॉलेज की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता 1800 इसकी स्थापना हुई थी। सेरमपुर कॉलेज, ये जो सेरमपुर में है, इसकी स्थापना 1818 में हुई थी। पूना संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना 1821 में हुई थी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा व अनुसंधान के विकास। तो पहले हमने स्वतंत्रता के पहले वाले पढ़ लिए हैं
कि आज़ादी से पहले कौन-कौन से उच्च शिक्षा अनुसंधान और विकास कैसे हुआ था भारत में शिक्षा का, तो उसी प्रकार हम पढ़ते हैं अब स्वतंत्रता के बाद कौन-कौन से कमीशन या रिपोर्ट्स या आयोग जो हैं वो आए थे। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन डॉक्टर राधाकृष्णन की सर्वपल्ली की अध्यक्षता में ये आया था 1848 और 49 के बीच में। ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो स्वतंत्रता के बाद पहला विश्वविद्यालय आयोग जो है वो स्थापित किया गया था। आगे है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये आया था मुदालियर जी की अध्यक्षता में। इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये आया था 1952 से 1953 के बीच में। नेक्स्ट है एजुकेशन कमीशन 1964 और 1966 के बीच में डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में ये आया था। आगे है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 के बीच में ये आया था। उसके बाद ये जो है ये 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये स्थापित किया गया था। उसके बाद एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन यानी कि 1886 में ये आई थी। एनपीई 1886 को मॉडिफाइड इन 1992 में किया गया था। प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी 1992 में। आगे है 1886 में गुणवत्तात्मक सुधार के लिए राममूर्ति आयोग 1990 और जनार्दन आयोग 1992 में गठित किए गए थे ये दोनों। आगे है टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट जो है वो 27 मई 2016 को प्रस्तुत की गई थी। डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी रिपोर्ट जो है वो 31 मई 2019 को स्थापित की गई थी या प्रस्तुत की गई थी। आगे है एक सूची मिलान आपके लिए लेके आई हूँ। ये है वैज्ञानिक जनशक्ति समिति जो है 1947 में ये आई थी। एस भट्टनायक की अध्यक्षता में। ये यूजीसी के पहले चेयरमैन भी थे। एस भट्टनायक की बात कर रही हूँ। ये यूजीसी के पहले चेयरमैन भी थे। ग्रामीण के क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संबंधी समिति जो है वो के एल श्रीमाली की अध्यक्षता में आई थी। विश्वविद्यालयों के लिए मानक अधिनियम समिति संबंधी समिति जो है 1961 में डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में आई थी। संस्कृत आयोग की स्थापना सुनीत कुमार चटर्जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ये एक PYQ है जो इस प्रकार से मिलान के रूप में आपको एग्जाम में देखने को मिला था। पिछले कुछ 1-2 ईयर से पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। एक तरफ पंचवर्षीय योजनाएं लिखी जाती हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर्स लिखे जाते हैं, या ये पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन सी जो समिति है या आयोग है या कौन सा कार्य जो है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे पंचवर्षीय योजनाओं से देखने को मिलते हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यकाल को हम देख लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 से 1956 के बीच में थी। आगे है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। पंचमी या पंचम पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। सिक्स्थ जो है वो 1980 से 1985 के बीच में। सेवंथ नंबर की जो थी 1995 से 1990 और 8th नंबर की जो थी 1992 से 1997। 9th पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1997 से 2002 तक और 10th जो थी 2002 से 2007 के बीच में। 11th नंबर की जो थी ये थी 2007 से 2012 और 12th नंबर की पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 से 2017 के बीच में। ये योजना आयोग द्वारा जो संचालित की जाती है, कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। योजना आयोग का आपको पता है नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का निजीकरण हुआ था। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है, ये 8th पंचवर्षीय योजना में शिक्षा का निजीकरण हुआ था। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जा सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा के किन मौलिक सिद्धांतों को रेखांकित किया गया था। तो शिक्षा के बहुविषयकता और समग्र शिक्षा की ओर यहाँ पर बल दिया गया था। उच्चतर शिक्षा के भाग के रूप में उत्कृष्ट अनुसंधान। आगे है शिक्षा और अधिगम में बहुभाषावाद को प्रोत्साहन। ये जो थे मौलिक सिद्धांत और 2020 जो नई शिक्षा नीति है उसमें इन तीन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। तो वैसे तो मैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सर्च करके आपके लिए लेके आती हूँ, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे गलती हो जाए या मैंने कोई ईयर जो है वो गलत लिखा हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका करेक्ट आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।